जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों में मार्स को लेकर हम इंसानों की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। यहाँ तक कि आपने खबरों में भी सुना होगा कि लोगों ने तो मार्स पर अपनी जमीन बुक करना भी शुरू कर दिया है। इससे आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि लोगों को मार्स पे बसने का कितना ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हमारी ये इंसानी बस्ती धरती पर बसने की बजाय मार्स पर ही बसती? क्या आप मार्स पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम इस प्लेनेट पर कभी बस भी पाते या नहीं? और क्या हमें मार्स पे पड़ने वाली हानिकारक सोलर रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड छिपकर रहना पड़ता? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है कि क्या होता अगर हम मार्स पर रहते। आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिस रफ्तार से हमारी पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और जिस तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक समय के बाद हमारी इस प्यारी पृथ्वी पर सभी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को हमारी इस पृथ्वी को छोड़ किसी और ग्रह पर बसना होगा। और जो ग्रह हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है मार्स, क्योंकि इसे कई मायनों में जीवन स्थापित करने के लिए एक सही ग्रह माना गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा मार्स तक का सफर शुरू करते हैं। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है और अगर आप इस दुनिया में बने सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में भी बैठकर जाते हैं, तब भी आपको मार्स तक पहुंचने के लिए 40 दिन से लेकर 9.5 महीने तक का टाइम लग सकता है, जो कि ग्रहों की स्थिति पे भी निर्भर करता है। इतनी लंबी यात्रा के बाद फाइनली आप उतरते हैं मार्स पे, जहाँ सब सूखा पड़ा हुआ है और दूर दूर तक किसी भी जीवन का नामो निशान तक नहीं है। क्या ऐसे में आप वहाँ पे अपना जीवन जी सकेंगे? वैसे क्या आपने सोचा है कि मार्स पर जीवन संभव करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? अब ये तो जाहिर सी बात है कि जीवन के लिए सबसे जरूरी है सांस लेना। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और उसमें 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब हम पृथ्वी से ऑक्सीजन लेकर तो वहाँ जा नहीं सकते, पर हम नासा की मॉक्सी जैसी मशीनरी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को जरूर निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये पर्याप्त मात्रा में आपको और वहाँ बसे सभी लोगों को ऑक्सीजन देगा और दूसरा, ये लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट को भी सप्लाई कर सकता है, जो कि रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए जरूरी होता है, जिसका इस्तेमाल हम वापस पृथ्वी पर आने के लिए कर सकते हैं। अब मार्स तो ठहरा एक बंजर प्लैनेट, वहाँ बसने वाले लोगों को खाने के लिए भी कुछ न कुछ तो चाहिए ही होगा। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए वहाँ हम हाइड्रोपोनिक्स का इंतजाम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम फसल को मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगाएं। मार्स पे पानी ना होने के कारण हमारी जरूरत के हिसाब से सिर्फ 20% ही उपज वहाँ संभव हो पाएगी। बाकी खाने का इंतजाम तो हमें पृथ्वी से ही करना होगा। पर अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि पृथ्वी से आपके लिए गर्मा गर्म खाना वहाँ पर हाजिर होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मार्स पर रहना आपके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। आपको जो खाना मिलेगा वो ड्राई फॉर्म में होगा। अब जब इतना कुछ हमने डिसाइड कर ही लिया है, तो ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि आखिर रहने का क्या इंतजाम होगा। दूसरे निवासियों के साथ साथ आपको भी इनफ्लेटेबल प्रेशराइज्ड बिल्डिंग्स में रहना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हो सकता है कि आपको अंडरग्राउंड भी रहना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स के पास कोई जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। उसके एटमॉस्फेयर की पतली सतह होने के कारण सूर्य से आने वाली रेडिएशंस भी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा असर करती है, जो कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में सन टैन तो छोड़िए, आपको सूर्य पृथ्वी के मुकाबले आधा ही दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके वापस जिंदा आए, तो उसके लिए आपको नॉर्मल कपड़े नहीं बल्कि स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको लगभग 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेडिएशन से भी जूझने में मदद करेगा। साथ ही ये हमारी बॉडी को गर्म रखने का भी काम करेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है। मंगल ग्रह में एक दिन लगभग पृथ्वी के मुकाबले 40 मिनट ज्यादा बड़ा होता है और एक साल लगभग 2 गुना
ना सिर्फ वहाँ टेम्परेचर इतना कम है, बल्कि वहाँ हर हफ्ते मौसम बदलने की वजह से धूल का तूफान भी आता रहता है, जो वैसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर आपकी बस्ती को जरूर जाम कर देगा। मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 1/3 होती है, तो आपको उस पर चलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी इस रेड प्लैनेट पर सेटल होना चाहते हैं, तो आपको तब तक वेट करना होगा जब तक पहली बस्ती इस ग्रह को वैसा ही ना बना दे जिस ग्रह से वो आए हैं। मार्स को उस तरह बनाने के लिए दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में से अमोनिया आइस लाएंगे, जिससे कि मार्स का एटमॉस्फेयर कुछ और गर्म हो जाए। ये गर्मी मार्स के नॉर्थ पोल में जमी बर्फ को गैस में बदल देगी और इस प्लैनेट को एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। अभी ये हमारे सांस लेने के लायक तो नहीं होगा, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए काफी होगा। इस ग्रह के ऊपरी सतह के नीचे जमी बर्फ की मोटी चट्टान के रूप में ट्रैप्ड पानी को बाहर निकाला जाएगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाए, जिससे एटमॉस्फेयर तो भारी होगा ही और साथ ही साथ हो सकता है कि मार्स पर धीरे धीरे बारिश होना और बर्फबारी होना भी शुरू हो जाए। जब ऐसा लगभग 1000 सालों तक चलेगा, उसके बाद कहीं जाकर मार्स पर इंसानों के सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो पाएगी और हम वहां जाने के बारे में सोच सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।